हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की। आज की हमारी जो प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 22, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन को। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक लेकर आप बैठे ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर तथा गैस के चूल्हे पर निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह लगा होता है? आपको पता है कि जो हमारे प्रेशर कुकर होते हैं, गैस के चूल्हे होते हैं, इन पर एक मानकीकरण चिन्ह लगा होता है। वो चिन्ह होता क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपका एग मार्क, दूसरा है आपका आईएसआई मार्क, तीसरा है आपका हॉल मार्क और चौथा है आपका एफएसएसए। आपको पता है कि जब हम प्रेशर कुकर या जो स्टील के हमारे बर्तन होते हैं, इन सब पे हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है आईएसआई का मार्क। आपके यहाँ पर कोई भी स्टील का बर्तन होगा, जैसे कि आप कुकर ले लीजिए, तो कुकर में आप देखेंगे तो आईएसआई का मार्क कुछ इस तरह से होता है। ऐसे भी नहीं होता है, मतलब ऐसे ही आपको आईएसआई का मार्क देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं एग मार्क, तो जो आपके कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थ होते हैं, उन पर एग मार्क लगाया जाता है। एग मार्क आपका एक सर्कल होता है, उस सर्कल में कुछ इस तरह से आपका बना होता है और यहाँ पर एग मार्क लिखा होता है और इस तरह से भी एग मार्क लिखा होता है। ये हॉल मार्क कहाँ पर लगता है? हॉलमार्क सोने सोने पर लगाया जाता है। हॉलमार्क के साथ-साथ आपने देखा होगा वुल मार्क, सिल्क मार्क, एफएसएसआई का मार्क। आपने साथ ही साथ फाओ का मार्क देखा होगा, फाओ का जो लोगो होता है। आपने वेगन डाइट के बारे में सुना होगा, तो वेगन लोगो आपसे पूछा जाता है। आपसे कई प्रकार के लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन, यानी कि जो ये लोगों के बारे में एक क्लास हमने ली थी, उसमें लोगों के बारे में बताया था। अब चाहे वो आपका सिल्क मार्क हो, चाहे वुल मार्क हो, चाहे आपका एग मार्क हो, आईएसआई मार्क हो या फिर आपका इको मार्क हो, हॉल मार्क हो, फसाई का आपका लोगो क्या है, फाओ का लोगो क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है और आपको बताया भी है कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ये लोगो वाला टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेगा? ये लोगो का टॉपिक हम यहाँ न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे हैं, बट ये जो आपको लोगो का टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ न्यूट्रिशन साइंस में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आप टेक्सटाइल की लास्ट क्लास देखेंगे, तो आई थिंक लास्ट से 3-4 क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हमने डिस्कस कर रखा है इन सारे लोगों के बारे में। तो उम्मीद है कि यहाँ से ये आपको लोगों का ये प्रेशर कुकर पर कौन-सा लोगो लगता है, आपको समझ में आ गया होगा कि आईएसआई का मार्क हम लगाते हैं अपने जो जैसे प्रेशर कुकर हो गया, गैस का चूल्हा हो गया, इन सब पर। ठीक? चलिए, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और दूसरा क्वेश्चन है आपका, विभिन्न खाद्य नियमों को समेकित कर किस खाद्य अधिनियम को लागू किया गया? क्या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है? क्या खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम है? या फिर आपका खाद्य मिलावट रोधी अधिनियम है? या आपका राष्ट्रीय अपमिश्रण निरोधक अधिनियम है? तो जो आपके विभिन्न खाद्य नियम थे, इनको समेकित कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को लागू किया गया। क्या है? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को लागू किया गया, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का कार्य करता है? इसमें से आपको बताना है जो ऐसा संगठन जो वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। क्या वो आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संगठन है? क्या वो आपका विश्व खाद्य गुणवत्ता
संगठन है? क्या वो आपका विश्व खाद्य संघ है या फिर वो आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है? तो हम अगर बात करते हैं वैश्विक स्तर की, तो वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसे हम CAC के नाम से जानते हैं। CAC के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके लिए एक यहाँ से तैयार। पहला क्वेश्चन ये आपके लिए कि आप हमें ये बताइए कि CAC की स्थापना कब हुई? और ये क्वेश्चन हमने आपसे कल भी पूछा था, लेकिन एक भी कमेंट नहीं आया था। अगर वाक़ई में आपको नहीं पता है कि CAC क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके कार्य क्या हैं, किस तरह से ये कार्य करता है, तो आप न्यूट्रिशन साइंस की लास्ट की 3 से 4 क्लासेस ज़रूर जाकर लीजिए। वहाँ पर हमने CAC, ISO, WTO साथ ही साथ हमने वहाँ पर और कई चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रखा है। जैसे आपके हैकअप हो गए, हैकअप क्या है? कल हमने पूछा था हैकअप के बारे में, तो आप में से 2-3 लोगों ने जवाब दिया था, अच्छा लगा। ऐसे ही आप चीज़ों को ध्यान रखा करिए और कमेंट करते हैं तो आपको याद रह जाती हैं चीज़ें। अगर अब आपको याद आ रहा है कि CAC की स्थापना कब हुई, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जाकर एक बार न्यूट्रिशन साइंस के फ़ोल्डर को चेक करिएगा। वहाँ पर हमने आपको ये जो आपके संगठन हैं, इनके बारे में अलग से क्लास ली है। आपको आपको जो थंबनेल है उसी में दिख जाएगा, ठीक? तो आप वो क्लास ज़रूर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है किसी संस्थान के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित ISO ISO जरा इसका फुल फॉर्म बताइएगा। ISO 9000 रुपये संकेत चिन्ह निम्न में से किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? क्या वो आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है? क्या वो आपका अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता संगठन है या वो आपका अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है या फिर वो आपका विश्व व्यापार संगठन है? तो जब हम बात करते हैं कि ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन संस्थान के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित ISO 9000 रुपये संकेत आपको अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक छोटे बच्चों में खाद्य जनित रोगों का प्रमुख कारण होता है? छोटे बच्चे होते हैं उनमें खाद्य जनित रोग बहुत जल्दी होता है और बहुत प्रमुख कारण क्या है जरा आप हमें ये बताइए। क्या ये अपमिश्रित और अशुद्ध जल होता है? क्या ये आपका अपमिश्रित भोजन होता है? क्या ये आपका भोजन पकाने की गलत विधि के द्वारा होता है या फिर खाद्य उत्पादन की खराब गुणवत्ता की वजह से होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो छोटे बच्चों में खाद्य जनित रोग होता है उसका प्रमुख कारण ये होता है कि अशुद्ध जल यानी कि अपमिश्रित और अशुद्ध जल वो ग्रहण करते हैं, जिससे छोटे बच्चों में खाद्य जनित रोग होने का ये प्रमुख कारण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा नहीं है? क्या खाद्य सुरक्षा नहीं है? क्या चिकित्सा पर होने वाला खर्च नहीं है? क्या परिवार के मान सम्मान की हानि नहीं है या फिर बेरोजगारी नहीं है? तो हमें पता है कि जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे की बात करते हैं तो उसमें आपका खाद्य सुरक्षा आता है, चिकित्सा पर होने वाला खर्च भी आता है, बेरोजगारी भी आती है, बट परिवार के मान सम्मान का हानि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों में नहीं शामिल होता है। किसमें? तो ये आपके सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों में नहीं शामिल होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों में शामिल है, तो आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे।
जब आप एक क्वेश्चन देखते हैं तो उसके साथ में एक क्वेश्चन को और क्रिएट किया करिए। कोशिश ये किया करिए कि इससे जो अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है हम इस चीज़ को भी समझ सकें। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन-सा खाद्य जनित रोग का लक्षण नहीं है? क्या अतिसार नहीं है? अतिसार या फिर दस्त हम बोलते हैं। उल्टी नहीं है, बुखार नहीं है या फिर मधुमेह नहीं है। तो आपको पता है ना कि जब हम खाद्य जनित जो रोग होते हैं उनके जब हम सिम्पटम देखते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि दस्त स्टार्ट होता है, वमन होने लगता है, बुखार आ जाता है, लेकिन ये फीवर इसमें नहीं होता है। फीवर जो है वो सॉरी मधुमेह जो होता है ये खाद्य जनित रोगों का लक्षण नहीं होता है। ये तो इंसुलिन की वजह से होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन क्या होता है कम हो जाता है, आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। जरा आप हमें मधुमेह के कोई 3 लक्षण बताएंगे जो कि हम नॉर्मली चर्चा करते हैं मधुमेह के 3 लक्षणों के बारे में। हालाँकि अभी आप अलग से पढ़ेंगे मधुमेह के बारे में और साथ ही साथ यकृत संबंधी रोग के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से ही हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं क्योंकि थियरी की क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। ठीक? चलिए और ये मधुमेह के लक्षण ज़रूर बताइएगा आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है साफ-सुथरे तथा मिलावट रहित खाद्यान्न के सेवन से होता है। क्या होता है? जब आपका खाना जो है वो साफ-सुथरा है, वो उसमें मिलावट कोई नहीं है, तो क्या होगा? क्या बेरोज़गारी में वृद्धि होगी? क्या व्यापार एवं पर्यटन में वृद्धि होगी? क्या चिकित्सा पर होने वाले खर्च में वृद्धि होगी? या फिर कानूनी मुकदमेबाजी में वृद्धि होगी? अरे भाई जब हमको साफ-सुथरा और मिलावट रहित खाद्यान्न प्राप्त होगा, तब क्या होगा? तब आपके व्यापार और पर्यटन में वृद्धि होगी, ना कि बेरोज़गारी में, चिकित्सा पर होने वाले खर्च में या किसी प्रकार की मुकदमेबाजी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार एवं पर्यटन में वृद्धि। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे आप आहार कहते हैं? क्या उसे आप पोषण कहते हैं? या उसे आप औषधि कहते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है ना कि वो संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करता है और इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में प्रयोग करता है, उपयोग करता है, वो आपका पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका पोषण कहलाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा आप लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है? जब आप एक बार बताते हैं ना कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, तो अच्छा लगता है, समझ में आता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ पहुँची है, कहाँ नहीं पहुँची है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि आप 45 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके रिवीज़न में कमी रह गई है। तो आपको रिवीज़न करना है क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं आपने पढ़ रखी हैं। सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इसी इसी चैनल पर ही। सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है। आप जितना बार मर्ज़ी उतना बार देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस करना क्या है आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है, ठीक? चलिए हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है निम्न में से पोषक कौन-सा पोषण का प्रकार है? क्या स्वपोषी पोषण होता है? विषमपोषी पोषण होता है? दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने न्यूट्रिशन साइंस की जो थ्योरी की क्लास हुई थी,
अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है तो एक बार ज़रूर जाकर लें। वहाँ पर पोषण, अपोषण, स्वपोषी, परपोषी, सहजीवी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो पोषण के ये दोनों ही प्रकार हैं, हम चाहे बात करें स्वपोषी पोषण की या हम बात करें विषम पोषी पोषण की, तो ये दोनों ही आपके पोषण के प्रकार के ही अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है जो विषम पोषी पोषण है इसमें शामिल है कौन? क्या इसमें प्राणी समभोजी पोषण शामिल है? क्या इसमें मृतोपजीवी पोषण शामिल है, या दोनों शामिल हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम विषम पोषी पोषण की बात करते हैं तो उसमें ये दोनों ही शामिल होते हैं। प्राणी समभोजी पोषण शामिल होते हैं, साथ ही साथ मृतोपजीवी जो पोषण हैं ये भी शामिल होते हैं। तो उपरोक्त दोनों ही आपके विषम पोषी पोषण के अंतर्गत ही आते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार हैं, कितने हैं? क्या ये शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, मृतभक्षी होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे आप कि ये जो भोजन की आदतों के आधार पर हम जंतुओं की बात करते हैं तो ये सभी प्रकार के होते हैं। कुछ जंतु आपके शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी, साथ ही साथ सर्वाहारी होते हैं, कुछ मृतभक्षी भी होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, इन सभी प्रकार के होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? क्या जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति करता है? जो शरीर को स्वास्थ्य यानी कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं, या सभी? तो जब आप न्यूट्रिशन साइंस की पहली क्लास लेते हैं तभी वहाँ पर आपको इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो पोषण होते हैं कितने प्रकार से होते हैं। एक तो होता है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। साथ ही साथ जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति करते हैं, जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं, यानी कि ये सभी सारे के सारे पोषण के प्रकार होते हैं। इन सभी तरह से हमारे शरीर का पोषण होता है। अब इनको पोषक तत्व कौन-कौन से मिलते हैं? जैसे जैसे जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यहाँ अगर हम थोड़ा-सा बात करें तो शरीर को एनर्जी देने का काम सीएचओ और आपका ये जो फैट होता है, ये दोनों करते हैं। जब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास की, तो उसमें जो आपका प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है, या प्रोटीन जो होता है आपके शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य करता है। जबकि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा में आपके विटामिन और प्लस आपके जो मिनरल्स होते हैं ये आते हैं। ये क्या करते हैं? तो ये आपके शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक, आपके शरीर को, या हम इनको सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, या सुरक्षात्मक पोषक तत्वों के नाम से भी इनको जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पोषण के 4 प्रकारों में शामिल कौन नहीं है? क्या मृतोपजीवी नहीं शामिल है? क्या आपका परजीवी नहीं शामिल है? क्या आपका शाकाहारी पूर्ण पादपीय नहीं शामिल है, या फिर जल जीव नहीं शामिल है? तो ध्यान रखेंगे जब हम पोषण के 4 प्रकारों की बात करते हैं तो उसमें आपका ये जो जलजीवी होते हैं, जलजीवी शामिल नहीं होते हैं। कौन-कौन होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, शाकाहारी होते हैं जिसे हम पूर्ण पादपीय कहते हैं। चौथा कौन है आप बताएँगे, और अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार जाकर न्यूट्रिशन साइंस की पहली क्लास ज़रूर लीजिएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि टीजीटी, पीजीटी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे तो ये आपके टेट, सीटेट और जो जनरल पेपर होता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक? तो ये आपका बेसिक साइंस में आ जाता है।
जैसे जब हम बात करते हैं पोषण की, पोषक तत्वों की और साथ ही साथ जो आपके यानी कि जो आपके पाँचों पोषक तत्व हैं उनकी बात करें, संतुलित आहार की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपके जो बेसिक साइंस जहाँ पूछी जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बिहार स्टेट की या बिहार में जो आपका ये टीआरई होता है, बीपीएससी टीआरई जो होता है, उनमें जो कॉमन पेपर होता है, जो जनरल पेपर होता है, उसमें आपसे बेसिक साइंस पूछा जाता है। तो वहाँ सब भी ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और वहाँ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो आप पहला पढ़ते हैं, हालाँकि पहला क्या आपका पूरा ही न्यूट्रिशन साइंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, साइंस की दृष्टि से भी। तो पहली क्लास ज़रूर लीजिएगा, ठीक? एक तो आपका वहाँ से बेस बन जाता है कि हमें न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ना क्या-क्या है, कैसे पढ़ना है और साथ ही साथ जो आपके बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके पूरे अच्छे से कर लेंगे आप, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है, खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपभोग की तकनीक को सम्मिलित रूप से कहा जाता है या कहते हैं क्या? क्या उसे आप शोध कहेंगे? क्या उसे आप अनुसंधान कहेंगे? क्या उसे आप अभियांत्रिकी कहेंगे या उसे आप खाद्य प्रौद्योगिकी कहेंगे? तो जब हम बात करते हैं कि खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके जब आप खाद्य सामग्रियों का चुनाव करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, डिब्बाबंदी करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, वितरण करते हैं, उपभोग करते हैं, जिसमें ये सारी तकनीक शामिल होती है, उसे हम खाद्य प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तरल आहार कौन है? क्या नींबू पानी है? क्या घुटी दाल है? सूजी की खीर है या फिर केवल केला है आपका? तो अगर हम तरल आहार की बात करते हैं, तो तरल आहार में आप घुटी हुई दाल को रखेंगे। क्या रखेंगे? आप घुटी दाल को रखेंगे तरल आहार के अंतर्गत। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दूध, मांस, मछली, अंडा, फल और ताजी सब्जियां किस खाद्य समूह में आते हैं? क्या ये स्वास्थ्यवर्धक खाद्य समूह में आते हैं? शरीर को ताप देने वाले आते हैं? शरीर के लिए हानिकारक होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जब हम इन दूध, मांस, मच्छी, अंडे इन सब की बात करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य समूह के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? स्वास्थ्यवर्धक खाद्य समूह के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों के मृत्यु का कारण कुपोषण होता है? क्या 25%, 30%, 40%, 50%? तो ध्यान रखिएगा ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उसमें 50% ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से? कुपोषण की वजह से। उम्र आप देख रहे हैं 5 वर्ष। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन कम होता है? क्या एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है? थायराइड हार्मोन कम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का संबंध किससे रखते हैं? थायराइड ग्रंथि से। तो जब हमारे शरीर में यानी कि जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है या थायराइड हार्मोन जो है वो कम बनता है। ठीक? अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है इसको नियंत्रित कौन करता है? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20।
कितना क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं आता है। ये बड़े दुःख की बात है। पेन और नोटबुक लेकर इसका मतलब आप नहीं बैठते हैं। अगर आप बैठते होते तो साइड में आप नोट डाउन कर लेते कि हमने आपसे कौन-सा क्वेश्चन पूछा। अगर आपको तुरंत नहीं आ रहा है तो आप बाद में देख कर भी बता सकते हैं जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है। जो क्वेश्चन हम पूछते चलते हैं साइड में आपकी यहाँ पर पेन और नोटबुक रखी होगी, ये आपका पेन हो गया, पेन बहरहाल ऐसे होता नहीं है। फिर भी ये आपकी हो गई नोटबुक और आपके पास होगा आपका पेन। तो जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्वेश्चन को तुरंत नोट डाउन करिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप देखिए और कम से कम अपनी कॉपी में ही लिखिए कि इसका आंसर ये होगा। ये रिवीजन का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कह रहा है निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या विटामिन ए है, आयोडीन है, ज़िंक है, लोहा है या फिर ये सभी? तो आपको पता है कि जब हम दीर्घ पोषक तत्वों की बात करते हैं तो उसमें 3 आते हैं। एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है और प्रोटीन। ये तीनों आपके दीर्घ पोषक तत्व में आते हैं, जबकि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। विटामिन ए आपका विटामिन ही है। बाकी जो आपके बचे आयोडीन, ज़िंक, लौह तत्व, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्वों में जब हम खनिज की बात करते हैं, ये जो आपके मिनरल्स होते हैं, इन्हीं मिनरल्स में 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं मेजर, जिनकी हमारे शरीर में अधिक आवश्यकता होती है, मेजर मिनरल्स होते हैं और एक जिनकी कम आवश्यकता होती है, हम उसे ट्रेस कहते हैं। ज़रा आप हमें 2-2 उदाहरण किसी के बताइए, यानी कि जो 2 उदाहरण आप किसी मेजर जो आपके मिनरल्स हैं, उनका बताइए। साथ ही साथ कोई 2 उदाहरण आप ट्रेस जो आपके खनिज हैं, उनका बताइए। हमने इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी कर रखा है, एक-एक नहीं कई-कई क्वेश्चन कर रखे हैं। साथ ही साथ हमने इसको थ्योरी की क्लास में भी देखा है। जब हम मिनरल का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहली क्लास में ही हम इस चीज़ को देखते हैं और मिनरल्स की क्लास आपकी करीब-करीब 7 से 8 क्लास हुई है, ठीक? चलिए, एक-एक उदाहरण ज़रूर 2-2 उदाहरण ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पोषण का निर्धारण होता है कैसे? क्या आयु के अनुसार होता है? क्या शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार होता है? श्रम के अनुसार होता है या फिर सभी के अनुसार होता है? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन सभी के अनुसार हम पोषण का निर्धारण करते हैं। अलग-अलग आयु के लोगों को अलग-अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, ये भी निर्भर करता है कि हम उसे किस मात्रा में कौन-सा पोषक तत्व देंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको हृदय से संबंधित कोई रोग है, किडनी से संबंधित कोई रोग है, तो हम क्या उसे सोडियम देंगे? नहीं, हम उसमें सोडियम की मात्रा को कम कर देंगे। लेकिन अब अगर हम श्रम की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति श्रम कर रहा है और जो व्यक्ति श्रम नहीं कर रहा है, उनको अलग-अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है। अगर हमें किसी विशेष रोग की बात कर दें तो वो अलग बात है। बाकी अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं और उसकी उम्र अलग-अलग है, तो हम उसे हर एक पोषक तत्व देंगे, हर एक व्यक्ति को हर एक पोषक तत्व की आवश्यकता होगी बट ध्यान रखिएगा मात्राओं में अंतर होता है। ठीक? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? क्या अचार को किया जाता था, मुरब्बे को, पापड़ को या उपरोक्त सभी को? तो ध्यान रखेंगे कि ये सारे चाहे अचार हो, मुरब्बा हो, पापड़ हो, इन सब को आज से नहीं प्राचीन काल से ही इनको संसाधित किया जा रहा है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है फसाई। सबसे पहले आप फसाई का फुल फॉर्म बताएंगे और इसकी स्थापना कब हुई इसको बताएंगे। बाकी हम बात कर रहे हैं फसाई ने निम्न में से किन खाद्य पदार्थों के
सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किया है? क्या नमक के लिए किया है? गेहूँ के आटे के लिए किया है? दूध का दूध का तेल? ये थोड़ा-सा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। बाकी उपरोक्त सभी कहने का मतलब ये जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, जो कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थ हैं, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। या जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, उनकी बात की जा रही है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इन सभी के लिए ये दूध का तेल नहीं है। दूध का तेल क्या होता है? थोड़ा-सा ऑप्शन आपका गलत हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को अपनी नज़रों से हटाएँगे, यानी कि ये ऑप्शन आपको नहीं देखना है। बाकी हम इन्हीं दोनों की बात कर लेते हैं। तो नमक और गेहूँ के आटे, इन दोनों पर आप किसका फसाई जो है, ये अपना मानक निर्धारण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निकोलस एप्पर्ट नाम आप सभी ने सुना होगा और ये क्वेश्चन भी हमने आपसे पूछा था, अच्छा भी लगा कि आपने जवाब दिया था। तो निकोलस जो एप्पर्ट हैं, इनके द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को किस वर्ष विकसित किया गया? क्या 1805 में किया गया, 1810 में किया गया, 1812 में किया गया या फिर 1815 में किया गया? तो ये हमने पहले भी रट रखा है, पहले भी इस चीज़ को देख रखा है। निकोलस एप्पर्ट के द्वारा डिब्बाबंदी का जो विकास किया गया था, वो किया गया था 1810 में। लुई पाश्चर ने कब पौष्टिकरण की खोज की? ज़रा एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर ये लीजिए आपके पास आ ही गया। लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब को प्रसंस्कृत करने के लिए प्रयास किस वर्ष किया गया? क्या 1860 में किया गया, 1862 में किया गया, 1864 में किया गया या फिर 1866 में किया गया? तो ध्यान रखेंगे, जो निकोलस एप्पर्ट थे, ये पहले आए थे, इन्होंने पहले डिब्बाबंदी का विकास किया। बाद में आपके लुई पाश्चर आए, जिन्होंने अंगूरी शराब को प्रसंस्कृत करने के लिए 1864 में, कब समय याद रखेंगे, 1864 में प्रयास किया था। ठीक? ये दोनों जो बातें हैं, यानी कि जो निकोलस एप्पर्ट हैं और साथ ही साथ जो लुई पाश्चर हैं, हम इनको एक साथ ही पढ़ते हैं, ये हमारी बुक में एक साथ ही मिलते हैं, बट देखिए दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है, लुई पाश्चर ने निम्न में से किसके प्रसंस्करण पर शोध किया? क्या अंगूरी शराब पर किया, अल्कोहल और सिरका पर किया, बियर पर किया या फिर सभी पर किया? तो अभी-अभी आपने देखा कि अंगूरी शराब, अल्कोहल, सिरका, बियर, इन सब पर इन्होंने प्रसंस्करण पर शोध किया था। इन सब के प्रसंस्करण पर इन्होंने शोध किया था। किसने? लुई पाश्चर ने। कब किया था? तो 1864 में किया था। ध्यान रखेंगे आप लुई पाश्चर को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है, भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? क्या पीड़क कीटों का आक्रमण, क्या संसाधन के लिए अनुपयुक्त ताप, ऑक्सीजन और नमी का अधिक प्रभाव या उपरोक्त सभी? तो आपके जो खाद्य पदार्थ हैं, जो आपके भोजन हैं, वो बिगड़ते क्यों हैं? नष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि पीड़क कीटों का आक्रमण हो जाता है। संसाधन के लिए अनुपयुक्त ताप होता है। अगर उपयुक्त ताप होगा तो हमारे भोज्य पदार्थ बिगड़ेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। साथ ही साथ नमी और ऑक्सीजन का अधिक प्रभाव। आपने देखा होगा कि जो हमारे खाद्य पदार्थ आते हैं, जैसे कि अगर आप किसमें देख सकते हैं, आपने काफ़ी ऐसे, जैसे आजकल तो काजू, बादाम, ये सब सारी चीज़ें देख लेंगे आप, तो पॉलीथीन से जो उसकी गैस होती है, उसको निकाल कर उसको पैक करते हैं। निकाल कर उसमें की जितनी भी गैस होती है निकाल लेते हैं, ताकि उसमें कहीं से भी कोई नमी ना रह जाए। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, अगर हमारे खाद्य पदार्थ में नमी नहीं है, या जिस खाद्य पदार्थ में जितनी कम नमी होगी, वो खाद्य पदार्थ उतने अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि ये सारे के सारे कारक जो होते हैं, ये सारे के सारे कारक उत्तरदायी होते हैं हमारे भोज्य पदार्थों खराब करने में, नष्ट करने में। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से
कौन विकारी खाद्य पदार्थ में शामिल है? जब हम खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो उनको हम 3 भागों में बाँटते हैं। एक आपका होता है विकारी खाद्य पदार्थ, एक आपका होता है अविकारी खाद्य पदार्थ और एक आपका होता है अर्धविकारी खाद्य पदार्थ। तो जो ये आपके विकारी खाद्य पदार्थ हैं, उसमें आपके जैसे प्रोटीन जगत के जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आती हैं? विकारी खाद्य पदार्थ में आती हैं। जब हम अविकारी की बात करते हैं, तो अविकारी में आपके वो खाद्य पदार्थ आते हैं जिनको आप सालों तक सुरक्षित रखें, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, आपकी ये जो मटर हो गए, ये सारी चीज़ें जिनका आप सालों तक सुरक्षित जिन चीज़ को आप सालों तक सुरक्षित रखते हैं, वो आपके अविकारी के अंतर्गत आते हैं। आप जब देखेंगे अभी आपने गेहूँ काटा था सॉरी अभी आपने धान काटा था, धान को जब पीटा गया, तो धान को जब रखा गया, तो उसको पहले सुखवाया गया, उसका जो मॉइस्चर था वो निकाला गया, ताकि जो आपके धान है वो खराब ना हो। ऐसे ही अभी आपकी गेहूँ की फसल हो रही है, 2 महीने बाद तैयार हो जाएगा। गेहूँ को हम काटेंगे, उसकी दौनी की जाएगी, उसके बाद उसको सुखाया जाएगा, जो उसका बचा हुआ मॉइस्चर होगा उसको भी निकाल दिया जाएगा, ताकि जो हमारा गेहूँ है, वो सालों तक सुरक्षित रह सके। आप देखेंगे अगर जैसे दाल ही हो गया या कोई भी अनाज हो गया जिसको आप अविकारी के अंतर्गत रखते हैं, उसको सालों तक सुरक्षित रखना है, तो उसमें अगर आप मॉइस्चर रह जाएगा तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम अविकारी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं अर्धविकारी की। तो अर्धविकारी में हम ऐसे खाद्य पदार्थों को रखते हैं जिसको हम लगभग-लगभग 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो वो आपके अर्धविकारी में आते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे आपका बेसन हो गया, बेसन के साथ-साथ आप आटा ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं 15 से 20 दिन सूजी वगैरह आप ले लीजिए, तो इसको आप 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं या बहुत आपने इसको सुरक्षित रखा है तो महीनों तक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अर्धविकारी के अंतर्गत आती हैं। इसी में हम प्याज़ हो गया, लहसुन हो गया और आपके आलू हो गए, इन सारी चीज़ों को भी हम रखते हैं। आई होप कि आपको विकारी, अविकारी और अर्धविकारी तीनों अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विकारी खाद्य पदार्थ कितने दिन में खराब होते हैं? विकारी 1 से 2 दिन में, 4 से 5 दिन में, 5 से 6 दिन में या फिर 1 हफ्ते में। तो जब हम विकारी की बात करते हैं जिसमें आपके दूध हो गए, मांस मच्छी हो गए, इन सबको आप 1 से 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अगर आप सही टेम्परेचर पर रखें, दूध को बार-बार आप गर्म कर देते हैं तो नहीं खराब होता है। या जब हम मांस मच्छी की बात करते हैं, इनको अगर हम बहुत अच्छे से स्टोर करें, तो भी आप 2 दिन तक इनको सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बाद ये खराब होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। अर्धविकारी पदार्थ कितने समय तक सही हालत में रहता है? अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था विकारी को। अब आपको बताना है कि आप अर्धविकारी जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको कितने समय तक रख सकते हैं? क्या 1 से 2 सप्ताह तक, 2 से 3 सप्ताह तक, 3 से 4 सप्ताह तक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो अर्धविकारी खाद्य पदार्थ हैं, आप इनको 2 सप्ताह हमने बताया ना कि 15-20 दिन या बहुत अच्छे से स्टोर करते हैं, तो ये आपके महीनों तक चल जाते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि 2 सप्ताह बताना है आपके बुक के अकॉर्डिंग। बाकी हम जानते हैं ना कि जैसे आटा हो गया, बेसन हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया और साथ ही साथ आलू प्याज़ हो गया, ये सारे के सारे आपके अर्धविकारी ही हैं। बट हम इनको और दिनों तक सुरक्षित रखते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कितना? बस 2 हफ्ते। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। फल और सब्जियों को निम्न में से किसमें रखा जाता है? विकारी अविकारी में, विकारी में, अर्धविकारी में या फिर इनमें से कोई नहीं? फल और सब्जियां किसमें आएंगे? आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं?
तो आप बताएँगे कि हम इनको 1 से 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके जैसे 1 से 2 दिन नहीं, जैसे जो आपके फल और सब्जियाँ होती हैं, इनको आप करीब-करीब हफ्ते भर तक स्टोर कर सकते हैं, 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक। उसके बाद ये खराब होने लगते हैं। तो हम इनको किसके अंतर्गत रखते हैं? हम इनको अर्धविकारी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, रूपांतरित तने वाली फसल हैं, प्याज है, आलू हैं, ये आपके दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि तने वाले फल या सब्जियां, तने वाली चीजें होती क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज को आप काट कर छाट कर लगाते हैं, वो सारी के सारे आपके तने के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात कर लें प्याज की, आलू की, तो ये सारी चीजें आपके तने वाली फसल होती हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कह रहा है, सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है क्या? पोषक पदार्थ की उपलब्धता, नमी, पीएच, ऑक्सीजन स्तर, प्रतिजैविक की उपस्थित या फिर अनुपस्थित, या फिर उपरोक्त सभी। तो जब हम सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं, तो उसमें ये सारे कारक आपके ज़िम्मेदार होते हैं, चाहे पोषक पदार्थों की उपलब्धता, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, इनको फंगस हो गए, इन सबको जो प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, वो ज़्यादा भाते हैं। भाने का मतलब पसंद आते हैं, ये उसमें जल्दी पड़ते हैं। तो पोषक पदार्थ की उपलब्धता भी निर्भर करती है। नमी, पीएच, ऑक्सीजन लेवल जो है, ये भी आपका मतलब एक रीज़न बनता है, कारण होता है, कारक होता है। प्रतिजैविक की उपस्थित और अनुपस्थित भी एक कारक होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपके सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अविकारी खाद्य पदार्थ में शामिल हैं। तो अभी तक आपको विकारी, अविकारी, अर्धविकारी ये तीनों बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि उपरोक्त सभी आपके क्या हो जाते हैं? अविकारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है, किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? क्या उसे आप गुणवत्ता कहते हैं? क्या उसे आप सेल्फ लाइफ कहते हैं? क्या उसे आप स्वाद कहते हैं? या उसे आप विषैलापन कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का विषैलापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषैलापन कहते हैं। अच्छा, क्या आप में से कोई बताएगा कि ये सेल्फ लाइफ क्या होती है? हमने बहुत अच्छे से आपको लिखवा कर रखा है। सेल्फ लाइफ क्या होती है, थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कह रहा है, रासायनिक खतरा का तात्पर्य है, ये हम पढ़ते हैं ना खतरे के बारे में, जैविक खतरा, भौतिक खतरा, रासायनिक खतरा, 3 प्रकार के खतरे पढ़ते हैं। भौतिक खतरे में आपका कीट हो गया, मतलब ये कील हो गया, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैविक खतरे की अगर हम बात करते हैं, तो एक आपका होता है सूक्ष्म, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, जिसमें आपके फंगस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा आपका होता है दीर्घ, यानी कि जिसे आप देख सकते हैं, इसमें आपके मच्छर, मक्खी और ये मच्छर, मक्खी हो गए, कॉकरोच हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब रासायनिक की बात करते हैं, तो रासायनिक खतरे का क्या मतलब है? क्या वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थ में जाने-अनजाने से मिल जाते हैं, या जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं, या जो खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम रासायनिक खतरे की बात करते हैं, तो रासायनिक खतरा
वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने और अनजाने से मिल जाते हैं, उन्हें हम रासायनिक खतरे के नाम से जानते हैं। जैसे आपके घरों से निकलने वाला अपमार्जक हो गया, विभिन्न प्रकार के जो हम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, ये सारे के सारे आपके रासायनिक खतरे के ही अंतर्गत आते हैं। क्या जो आप कीटों को मारने के लिए रसायन डाल रहे हैं अपने अनाजों पर, वो रसायन आपके खाद्य पदार्थ में नहीं जा रहा है, सिर्फ कीटों को नुकसान कर रहा है, तो ये आपका हो जाता है अनजाने में मिलता है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि हम अपने खाद्य पदार्थ में रसायन डालें। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी मतलब जब हम बात करते हैं जो जानबूझकर मिलाया जाता है रसायन, तो आपने देखा होगा कि हल्दी को लाल करने के लिए क्या मिलाया जाता है? वो आपका एक प्रकार का क्या हो जाता है, रासायनिक खतरा जाने में मिलाया जाने वाला। ज़रा आप हमें बताएँगे कि हल्दी में हम क्या किस चीज़ की मिलावट करते हैं? मिलावट का टॉपिक आपने पढ़ रखा है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? क्या उसे आप खाद्य जनित रोगाणु कहते हैं? क्या उसे आप खाद्य जनित विषाणु कहते हैं? क्या उसे आप खाद्य जनित कीट नहीं, ये कीट होगा, कीट कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खाद्य पदार्थ में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवाणुओं को हम खाद्य जनित रोगाणु के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जीव मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाया जाता है। क्या कि जीव जो है वो मुख्य रूप से जंतुओं के आंतों में पाया जाता है। यह यह कच्चे दूध और अंडे में पाया जाता है। क्या है? क्या वो एचआईवी है? क्या वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, साल्मोनेला है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप एक पॉइंट समझिएगा, जब हम कच्चे दूध और अंडे की बात करते हैं, किसकी? कच्चे दूध और अंडे में पाए जाने वाले जीव की बात करते हैं, तो उसमें आप नाम सुनते हैं साल्मोनेला का। क्या? साल्मोनेला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु, यह जीवाणु डॉट 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 तथा डॉट डॉट में पाया जाता है। यानी कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु है, ये कहाँ पर पाया जाता है? क्या सिर्फ जल में पाया जाता है? सिर्फ हवा में पाया जाता है? जमीन और हवा पे पाया जाता है, या फिर हवा या और जल में पाया जाता है? तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका वैसे भी कट जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जो है 2 चाहिए। जब हम बात करते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु की, तो ये जीवाणु हवा तथा जल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? हवा और जल में पाए जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया था? क्या 1957 में, क्या 1956 में, 1955 में, या फिर 1954 में? तो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1954 में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है वृद्धि का अर्थ है, हालांकि ये आपके न्यूट्रिशन साइंस आपके चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, बट हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। वृद्धि का क्या मतलब है? क्या आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना है, कि केवल बाह्य अंगों का बढ़ना है, या फिर केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना है, या फिर केवल शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना है? वृद्धि और विकास, ये टॉपिक आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। कभी नहीं का मतलब ये है कि जब आप प्राइमरी लेवल से लेकर अपर लेवल, यानी कि जब आप प्राइमरी का एग्जाम देते हैं, टेट हुआ, सी टेट हुआ, वहाँ भी ये आपका पिंड नहीं छोड़ते हैं, आपको पकड़ के रखते हैं।
हम 6 से 8 की यानी कि सीटेट पेपर 2 की बात करते हैं, वहाँ भी मिलते हैं। आप टीजीटी का देंगे, पीजीटी का देंगे, हर एक एग्ज़ाम में ये आपसे मिलने वाले हैं, तो आप क्यों ना इनसे दोस्ती कर लें। यानी कि वृद्धि और विकास को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बात कर रहे हैं वृद्धि, तो वृद्धि क्या है? वृद्धि आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं कैसे? रचनात्मक और विनाशात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, विनाशात्मक होते हैं, शारीरिक होते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि विकास क्या होता है, ये तो रचनात्मक होता है। बट ध्यान रखिएगा कि जो विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, ये आपके रचनात्मक साथ ही साथ विनाशात्मक होते हैं। क्योंकि आपके जीवन के आधे समय यानी कि करीब-करीब 20 से 25 साल तक ये रचनात्मक होते हैं, उसके बाद ये विनाशात्मक की तरफ जाने लगते हैं। यानी कि जो आपका विकास होता है, विकास में होने वाला परिवर्तन रचनात्मक और विकासात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43। विकास का क्षेत्र है। विकास कहाँ-कहाँ होता है? शारीरिक क्षेत्र है, मानसिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है या फिर उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे विकास के ये सारे क्षेत्र हैं, धार्मिक है, सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है। ये सारे के सारे आपके विकास के क्षेत्रों के ही अंतर्गत आते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। जब आप अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, अवस्थाओं के वर्गीकरण को देखते हैं, तो वहाँ पर आपको कई नाम मिलते हैं, जैसे शैले मिलते हैं, आपको हरलॉक मिलते हैं। बट इम्पोर्टेंट सबसे आपके लिए हरलॉक हैं क्योंकि हरलॉक से काफ़ी क्वेश्चन पूछा आता है। कभी-कभी आपसे और लोगों से शैले हो गए या फिर और आपके 2-3 हैं, इन्होंने थोड़े-थोड़े वर्गीकरण किए हैं, बट जो सबसे सटीक वर्गीकरण किया है, वो हरलॉक महोदय ने ही किया है, हरलॉक जी ने ही किया है। तो इनके अनुसार आपको बताना है कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या है? क्या जन्म से 2 वर्ष है? क्या जन्म से 2 सप्ताह है? क्या गर्भाधान से 2 सप्ताह है या फिर गर्भाधान से 2 वर्ष है? तो ये हम सब जानते हैं कि ये जो जन्म से 2 वर्ष को शैशवावस्था माना है, ये तो पियाजे जी का मानना है। जीन पियाजे ने जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, वो 4 अवस्थाओं का वर्गीकरण किए थे। जिसमें उन्होंने पहली अवस्था जो बताई थी वो जन्म से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से प्लस चौथे अवस्था को बताया था। तो आप एक काम करिएगा, थोड़ा-सा अपनी उँगलियों को तकलीफ दीजिएगा और जो जीन पियाजे के द्वारा बताई गई 4 अवस्थाएँ थीं, उनका नाम सीरियल से बता दीजिएगा। टाइम पीरियड हमने बताया, अब उन अवस्थाओं का नाम आप बताएँगे, ठीक? और कंजूसी मत करिएगा, थोड़ा-सा भी आलस्य मत दिखाइएगा, लिख दीजिएगा ज़रूर, ठीक? हम बात कर रहे हैं हरलॉक के अनुसार, तो इनके अनुसार जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक अवस्था को इन्होंने शैशवावस्था के नाम से बताया है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं क्या? आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखाओं में परिवर्तन, नए गुणों को प्राप्त करना उपरोक्त सभी। तो जब आप विकास और वृद्धि पढ़ते हैं, तब वहाँ पर आप इस चीज़ को देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप होते हैं आकार और अनुपात में परिवर्तन होना, पुरानी जो आपकी रूपरेखाएँ हैं, उनमें परिवर्तन होना, नए गुणों को प्राप्त करना, ये सारे के सारे आपके विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप होते हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक? तो ये थे आज के आपके पूरे 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जो क्वेश्चन आई थिंक आज मैंने क्वेश्चन कम पूछा है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है कि आप आंसर नहीं देते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो क्योंकि कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आंसर देते हैं, तो अब उनके लिए कुछ रखना तो ज़रूरी है। अब जो नहीं आंसर देते हैं, उनकी बात ही अलग है।
बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए आप उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है तो वो जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रात के 9 बजे क्विज़ होती थी, उसको हटाकर हमने 5 पीएम पर क्विज़ का टाइम कर दिया है, तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 5 पीएम पर पूछे जाते हैं। आप उनको उसका आंसर देकर अपनी तैयारी को और भी मज़बूत बना सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। क्वेश्चन आपके अच्छे होते हैं, बेसिक से होते हैं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन वगैरह करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।